Hello everyone. Today we will start chapter 10 Environment and Sustainable Development of Indian Economic Development. So firstly you should know what is the meaning of environment and then we will come to the point sustainable development. सो व्हाट इज मीन बाय इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है हम अपनी सराउंडिंग्स में जो भी देखते हैं एक तो हम लिविंग थिंग्स देखते हैं अपनी सराउंडिंग्स में उसके अलावा हम क्या देखते हैं कुछ फिजिकल एलिमेंट्स देखते हैं कुछ फिजिकल थिंग्स देखते हैं फिजिकल थिंग्स में क्या आ जाएगा जैसे देखो फिजिकल में आ जाएगा जो नेचुरल थिंग्स होती हैं लाइक वाटर लैंड सोयल वुड ये सब कुछ आ जाएगा इसके अलावा जो मैन मेड थिंग्स होती हैं लाइक बेंच एंड बिल्डिंग्स रोड्स ये सब चीज़ें ये सारी फिजिकल में आ जाएंगी एंड लिविंग में आ जाएगा एक तो खुद ह्यूमन आ जाएगा उसके अलावा प्लांट्स आ जाएंगे एंड एनिमल्स आ जाएंगे ठीक है तो ये सारा कुछ ये सारे एलिमेंट्स मिल के फिजिकल और लिविंग वाले इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं ठीक है अब जो फिजिकल वाले होते हैं ना जो नॉन लिविंग होते हैं उसको हम अबायोटिक बोलते हैं और जो लिविंग होते हैं उसको हम बायोटिक बोलते हैं तो बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों को मिलाकर इन्वायरमेंट बनता है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए जैसे MRTP एक्ट वगैरह होता है ना कि जो रेस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड पॉलिसीज जो ये होते हैं व्यापारी वगैरह अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं कुछ गलत स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर रहे हैं कस्टमर्स को ठग रहे हैं तो उसके लिए कुछ उन्होंने एक्ट बनाए होते हैं ना गवर्नमेंट ने वैसे ही इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया है ठीक है अगर कोई इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाता है तो इसके अंडर उसके लिए गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस हैं तो हम बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट उन सभी कंडीशंस को हम बोलते हैं जो ह्यूमन बीइंग के लाइफ को अफेक्ट करता है ये देखो यहाँ दिया हुआ फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं इसमें एंड लिविंग एलिमेंट्स होते हैं नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट का क्या इम्पोर्टेंस क्या है उसकी तो अब देखो जो इन्वायरमेंट होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज ऑफर करता है अगर हमें प्रोडक्शन करनी है अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह तो वहाँ पे हमें सॉइल चाहिए लैंड चाहिए एंड वाटर चाहिए ये सारी चीज़ें चाहिए हमें प्रोडक्शन करने के लिए तो वो इन्वायरमेंट से आएंगी अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें इंडस्ट्रीज़ वगैरह की तो वहाँ पे हमें पानी भी चाहिए होता है इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए बिजली चाहिए फॉसिल फ्यूल्स चाहिए कोयला वगैरह चाहिए ये सारी चीज़ें भी हमें इन्वायरमेंट से मिलेगी अगर हम टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो वो सर्विस सेक्टर होता है जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये सारा उसमें आ जाएगा इंश्योरेंस वगैरह आ जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि उसके लिए भी तो जैसे रेल वगैरह होती है चलाने के लिए कोयला वगैरह मिनरल्स ये सारे फॉसिल फ्यूल्स ये सब चाहिए होता है तो ये सब भी इन्वायरमेंट से आता है तो हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंट ऑफर करता है रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन अब आपको दिया होगा रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होंगे रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिनको जनरेट किया जा सकता है जनरेट कैसे किया जा सकता है जैसे मान लो वुड है अब वुड हमें चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ट्री को प्लांट कर देंगे नए नए ट्रीज लगा देंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लग जाएगा 2-4 साल लग जाएंगे ट्री को प्रॉपर ग्रोथ करने में तो हमें लकड़ी तो मिल ही जाएगी ना वो होते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो दोबारा से जनरेट हो सकते हैं एक होते हैं नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होंगे जिनको अगर हमने एक बार ख़त्म कर दिया तो उनको दोबारा से जनरेट नहीं कर पाएंगे जैसे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ज़मीन के अंदर होते हैं ना नीचे काफ़ी एंड पेट्रोलियम वगैरह ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको अगर हमने एक बार पूरा ख़त्म कर दिया ना तो इनको दोबारा से जनरेट करने में थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं तो इतने टाइम तक तो हम वेट नहीं ना कर सकते इतने में तो कई जनरेशन्स चली जाएंगी तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उसके बाद सेकंड पॉइंट है इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ जो इन्वायरमेंट होता है वो लाइफ को भी सस्टेन मतलब बनाए रखता है जैसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या और कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या चाहिए होता है ऑक्सीजन चाहिए होती है ना सांस लेने के लिए वो कहाँ से मिलती है इन्वायरमेंट से मिलती है पानी चाहिए होता है वो कहाँ से मिलता है इन्वायरमेंट से मिलता है लैंड चाहिए होती है वो कहाँ से मिलेगी इन्वायरमेंट से मिलेगी तो हमारी लाइफ को सस्टेन भी करके रखता है इन्वायरमेंट
उसके बाद है इन्वायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। एसिमिलेट्स मतलब एब्जॉर्ब करना। अब जैसे इंडस्ट्रीज होती हैं बहुत सारी, तो उससे जो वेस्ट वगैरह निकलता है वो सारा कहाँ जाता है? वो इन्वायरमेंट ही तो अपने आप में उसको एब्जॉर्ब करता है। जैसे इंडस्ट्रीज से धुआं निकलता है, स्मोक, तो वो सारी इन्वायरमेंट में ही तो मिल जाती है, इन्वायरमेंट उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये भी बेनिफिट है इसका। लास्ट इम्पोर्टेंस है इन्वायरमेंट इन्हांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब इन्वायरमेंट जो है वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इन्हांस मतलब बढ़ाता है। वो कैसे बढ़ाता है? अब हमें हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें डेजर्ट वाला एरिया भी देखने को मिल जाएगा, रेगिस्तान वगैरह, ओशंस भी हमें देखने को मिल जाते हैं, रिवर्स भी, माउंटेन्स भी, ये सब कुछ। तो इस सब से क्या होता है, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज होती है। देन नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल क्राइसिस। जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है ना, ये एक नेगेटिव टर्म है, मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है इन्वायरमेंटल क्राइसिस होना। इसको समझने के लिए पहले आपको दो टर्म समझनी पड़ेंगी। एक तो है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है? कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि इन्वायरमेंट अपने आप में अब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं जो उसकी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है कि कितना इन्वायरमेंट अब्जॉर्ब कर सकता है अपने आप में, वो होता है कैरिंग कैपेसिटी। तो होना क्या चाहिए? बैलेंस होना चाहिए प्रॉपर। किस में बैलेंस होना चाहिए? हमें रिसोर्सेज को उतना यूज़ करना चाहिए, उसी रेट से, उसी स्पीड से, उसी रेट से यूज़ करना चाहिए जिस रेट से वो दोबारा से जनरेट भी हो सके। ठीक है, अगर मान लो कि कुछ रिसोर्सेज को जनरेट करने में तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग रहे हैं, और हम उसको इतनी तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि वो कुछ ही सालों में ख़त्म हो जाएंगे। अब जनरेट होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर एंड ख़त्म होने में कुछ टाइम हम लगा रहे हैं, कुछ ईयर लगा रहे हैं, तो ये तो बैलेंस नहीं ना बनेगा। इसको तो फिर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा हमारा इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल क्राइसिस हमारे सामने आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है और किस में बैलेंस होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो सकता है। समझ आया इतना? यस और नो? देन सेकंड टर्म जो है वो है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। ये भी वही है कि प्रोडक्शन से होने, वहाँ पे तो हमने कैरिंग कैपेसिटी में उसको उसके साथ लिंक कर दिया कि रीजनरेट रिसोर्सेज कितने हो रहे हैं एंड हम उसको एक्सप्लॉइट कितना कर रहे हैं, वहाँ पे वो दो चीज़ें हमने ले ली। यहाँ पे एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी में हम सिर्फ इतना लेंगे कि इन्वायरमेंट अपने अंदर कितना एब्जॉर्ब करने की उसके अंदर एबिलिटी है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता लगा? कैरिंग कैपेसिटी में हम किसकी बात कर रहे हैं? किस रेट से हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, और किस रेट से रिसोर्सेज को रीजनरेट किया जा सकता है। दोनों में बैलेंस की बात की जाएगी वहाँ पे। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी में ये बात की जाएगी कि कितनी एबिलिटी है इन्वायरमेंट में वेस्ट को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, समझ आया इतना? दोनों टर्म्स ये। यस और नो? ओके, नाउ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्या होता है कि जब मान लो कि जितनी कैरिंग कैपेसिटी है इन्वायरमेंट की, उससे ज़्यादा हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम उस कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं धक्के से। वो कब होगा? जब हम एग्जेसिव एक्सप्लॉइटेशन करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का, तो उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो खतरा पैदा होगा उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल क्राइसिस। क्या खतरा हो सकता है हमारे इन्वायरमेंटल के लिए? ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ओजोन डिप्लीट हो जाएगी, मतलब जो ओजोन लेयर है वो, उसमें होल जो है वो बड़ा होने लग जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। तो ये और हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। वो कैसे? कि हम अभी अपनी जनरेशन में ही उनके काम के भी सारे रिसोर्सेज ख़त्म कर रहे हैं, तो उनके लिए तो स्कार्सिटी हो जाएगी ना, तो उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये होता है इन्वायरमेंटल क्राइसिस। समझ आया क्या है इन्वायरमेंटल क्राइसिस? यस और नो?
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट बताओ समझ आया या नहीं आया। उसके बाद है इन्वायरमेंटल क्राइसिस हैव हाई अपॉर्चुनिटी कोस्ट। अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या होती है, आप क्लास 11th में भी पढ़ के आए हो कि जब हमें किसी एक चीज़ को गेन करने के लिए किसी दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ता है, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कोस्ट। अब देखो, अभी आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मैंने आपको करवाया था लास्ट ईयर में 11th में, वहाँ पर आपको एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल देखने को मिलता था कि अगर हमें एक लैंड पे पहले हम क्या कर रहे थे, कुछ क्विंटल वीट उगा रहे थे, अब हम वहाँ पे राइस उगाना चाहते हैं पूरी लैंड पे। अब जब हम पूरी लैंड पे राइस उगा रहे हैं तो उसके लिए हमें, हाँ राइस तो हमारे गेन हो जाएंगे, पर हमें लॉस क्या करना पड़ेगा, वीट लॉस करने पड़ेंगे ना, जितने भी क्विंटल हम पहले वहाँ पे उगा रहे थे। तो ये अनअवॉइडेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब अगर हमें राइस चाहिए तो हमें वीट का लॉस करना ही पड़ेगा, इस लॉस को हम कम नहीं कर सकते। ये होता है अनअवॉइडेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पर अगर हम इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में बात करें, इन्वायरमेंटल क्राइसिस के कंटेक्स्ट में, तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। अवॉइड कैसे कर सकते हैं, हम देखो कि अब जो ये हो रहा है ना, पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा हो रहा है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्यों हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है तो ये लॉस है ना, ये लॉस है। अब ये लॉस क्यों कर रहे हैं हम, बदले में हम क्या गेन कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा पर्सनल व्हीकल्स चला रहे हैं। बहुत ज़्यादा पर्सनल व्हीकल्स चलाने की वजह से पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है। हमें गेन क्या हो रहा है, बेनिफिट्स फ्रॉम पर्सनल व्हीकल्स, एंड लॉस क्या हो रहा है, पॉल्यूशन। तो अगर हम कम कर लें पर्सनल व्हीकल्स का यूज़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ हम ज़्यादा कर लें, तो इस पॉल्यूशन को हम अवॉइड कर सकते हैं ना। इसलिए जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, हम बोलेंगे इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो ज़्यादा है, पर ये कैसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अवॉइड एबल है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। इतना समझ आया, अभी बताओ पहले, बोलो इतना। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि जब हमें किसी एक चीज़ को गेन करने के लिए दूसरी चीज़ को लॉस करना पड़ता है। तो अब देखो, मान लो कि एक फील्ड है, उसके ऊपर पहले हम वीट उगा रहे थे, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमें राइस चाहिए, तो हमने ना उस फील्ड के ऊपर वीट छोड़ के अब राइस लगाने स्टार्ट कर दी, राइस की खेती करनी स्टार्ट कर दी। तो जब हमने राइस की खेती करनी स्टार्ट की, हमारा गेन क्या हुआ, हमें क्या गेन हुआ, राइस गेन हुई। पर हमने अब वीट लगाने छोड़ दिए, तो लॉस क्या हो गया, वीट का, ठीक है। तो अब अगर हम उस पूरे फील्ड पे राइस ही अगर लगा रहे हैं ना, तो हम उस लॉस को कम नहीं कर सकते कि हम ये नहीं कह सकते हमें वीट भी मिलते रहे और हमें राइस भी मिलते रहे, ऐसा नहीं होगा। अगर हम एक फील्ड पे एक ही फसल लगा रहे हैं, ये हो जाएगी अनअवॉइडेबल कॉस्ट, वो वाली कॉस्ट जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो आएगी ही आएगी। समझ आया, अनअवॉइडेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी है। यस और नो। अन ओके, अब हम बात करते हैं अवॉइडेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवॉइडेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होती है, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्यों हो रहा है, उसका कारण ये रहा कि लोग अपने जो पर्सनल व्हीकल्स हैं ना, उनका ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। तो अब यहाँ पे लॉस क्या है, पॉल्यूशन, एंड गेन क्या है, पर्सनल व्हीकल से होने वाले बेनिफिट, ठीक है, कि टाइम वगैरह सेव हो जाता है ये सब। तो हमें गेन भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है। अगर हम इस लॉस को कम करना चाहें, पोल्यूशन वाले को, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस लॉस को कम कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। हम क्या करें, पर्सनल व्हीकल्स का यूज़ करना कम स्टार्ट कर दें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना स्टार्ट कर दें, तो हम इस लॉस को कम कर सकते हैं ना, पोल्यूशन वाले को। तो इसलिए ये जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, हम इसको बोल सकते हैं कि इसकी अवॉइड एबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ आया, अवॉइडेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे है। यस और नो। ओके,
अब जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है ना, इसकी हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब इसकी वजह से लॉस बहुत ज़्यादा होंगे इन्वायरमेंटल क्राइसिस की वजह से। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस की जाती हैं, उससे क्या होता है, वाटर वगैरह बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होगा। अगर इन्वायरमेंटल क्राइसिस है ना, तो उसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी जो खतरनाक गैसेस हैं ये ज़्यादा होंगी इन्वायरमेंट में। एंड हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं मिल पाएगा, ग्रीन हाउसेस गैसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, ये सब कुछ आ जाएगा इसमें। क्लियर है? इतने में कोई डाउट है? क्लियर है? यस और नो? बट आई एम आस्किंग। ओके, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। अब ये जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है ये होता क्यों है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। देखो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतने ज़्यादा व्हीकल्स चलेंगे, उतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा, उतना ज़्यादा ही पोल्यूशन होगा, फिर उतना ही ज़्यादा ही वाटर पोल्यूटेड होगा, उतनी ज़्यादा नॉइज़ होगी। तो एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो लोग जो सीएनजी गैस है उसको नहीं, कई लोग जो रूरल एरिया वाले अफोर्ड कर पाते, तो जिसके कारण वो ट्रीज़ की कटिंग करते हैं। तो ट्रीज़ अगर कट होंगे तो उससे भी इन्वायरमेंटल क्राइसिस होगा। देन इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है। जो जंगल है उनको साफ करके इंडस्ट्रीज़ वगैरह वहाँ पे लगाई जा रही हैं या फिर शहर बसाए जा रहे हैं, तो जिस वजह से भी इन्वायरमेंटल डिग्रेड होता है। देन फोर्थ इज इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। आजकल ऑर्गेनिक वे से फार्मिंग नहीं की जा रही है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। ठीक है? देन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वही है कि अब जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उससे क्या होगा, उतना ज़्यादा एयर पोल्यूटेड होगी, लैंड पोल्यूटेड होगी, क्योंकि वहाँ से पानी निकल के गंदा जो फार्म्स वगैरह होते हैं वहाँ पे मिल जाता है। नॉइज़ पोल्यूशन होगी, मशीनरी वगैरह चलती है इंडस्ट्रीज़ में, तो इनसे भी इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो सकता है। देन मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। अब कई तरह के ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हमें देखने को मिलते हैं, जिससे क्या होता है, कई तरह का एयर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन, बहुत सारे तरीके का पोल्यूशन होता है। देन लास्ट पॉइंट इज डिसरिगार्ड फॉर द सिविक नॉर्म्स। सिविक नॉर्म्स होती हैं, जैसे होता है ना कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, या फिर जैसे होता है कि रात को 11 बजे से बाद डीजे वगैरह लाउड स्पीकर्स अलाउड नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा लाउड हॉर्न्स अलाउड नहीं है। ऐसी ऐसी जो चीज़ें होती हैं, जो नॉर्म्स होती हैं, इंस्ट्रक्शंस आप बोल सकते हो, ठीक है, जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए, इसका डिसरिगार्ड किया जाता है, लोग इनको फॉलो नहीं करते। जैसे ओवरटेक कर लेते हैं ना गाड़ियों वगैरह को, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी जो सिविक नॉर्म्स हैं, तो इन सब के कारण भी इन्वायरमेंटल क्राइसिस होता है, क्रिएट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। From tomorrow, we will start this topic, state of environment in India. Have you any doubt in today's topic and this topic, global warming and ozone depletion? You will rate yourself. In case of any doubt, you can text me. Any doubt in today's topics? Yes or no? Okay, this is all for today.